Good morning everyone. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 9 science chapter number 11 work and energy. In my previous video I have already explained to you potential energy and the kinetic energy, and I will also explain the formula of both energy. Today I am going to explain transformation of energy. The change of one form of energy into another form of energy इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप के अंदर जो रूपांतरण होता है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे. उसे मैंने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में डिवाइस, सेकेंड एनर्जी इन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड नेक्स्ट एनर्जी इज सेकेंड फॉर्म, एंड लास्ट में एनर्जी इन थर्ड एंड द फोर्थ फॉर्म. तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम. फर्स्ट एग्जांपल, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स. कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है. उसमें काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट फॉर्म में होगी और सेकंड फॉर्म के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ जब वो आ रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने लगती है. नेक्स्ट है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है. और इसकी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे साउंड, लाइट एंड हीट. इफ द बॉडी इज स्टोन और हैवली मेटल फॉलिंग ऑन द हार्ड सरफेस. नेक्स्ट है हमारे पास फिलामेंट बल्ब. फिलामेंट बल्ब में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है. जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी के अंदर या हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, तो इसका जो थर्ड और फोर्थ फॉर्म जो है वो हम लोग लाइट एनर्जी ले सकते हैं भाई, कि ऑल्सो लाइट एनर्जी. नेक्स्ट है हमारे पास में डिवाइस. अगेन वही और एग्जाम्पल्स ले लें हम कि थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे क्या होता है कि केमिकल एनर्जी ऑफ कोल से हमें क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रही है. ओके, तो फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगी, केमिकल एनर्जी रहेगी, सेकंड हीट एनर्जी, और थर्ड और फोर्थ फॉर्म क्या आ रही है उसकी, काइनेटिक एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिक एनर्जी. ये वाला जो आपका है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है उसके अंदर क्या होगा बेटा कि हम कोल का यूज़ कर रहे हैं जो कि केमिकल एनर्जी होगी ना. कोल से क्या होगा कि उसको बर्न करने से हम वाटर को गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिलेगी. उसके बाद में क्या करेंगे कि जो टरबाइन होता है वो टरबाइन को चलाया जाता है, तो टरबाइन का चलना क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी. और उसके बाद में टरबाइन के चलने से हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर, तो दैट मीन्स कि लास्ट फाइनली हमें मिल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी. और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी ये आया है, 10th क्लास में एग्जाम में आया है, तो आप अभी से इसकी तैयारी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक. सेकंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर इन हाई डैम. पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म के अंदर जो पानी होता है वो डैम में, बांध में बहुत ऊंचाई के ऊपर स्टोर किया हुआ रहता है, जो कि वहाँ से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. और काइनेटिक एनर्जी की से हमें क्या मिल रही है, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है. नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर स्टेशन. न्यूक्लियर पावर स्टेशन से क्या होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी एंड देन इलेक्ट्रिक एनर्जी. समझे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे क्या होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें फर्स्ट फॉर्म के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में, और इससे हमें क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है. और इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हमें मिलती है. नेक्स्ट है हमारे पास में विंड मिल का. इसमें क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है. नेक्स्ट है माइक्रोफोन्स. साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, और लाउड स्पीकर पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लें. नेक्स्ट है हमारे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
कई बार एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप हुआ है, एटलीस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पुटअप होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने स्टडी किया था प्रीवियस चैप्टर में। उसमें क्या था कि न तो जो मास है न तो इसे हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ठीक वैसे ही हमारे पास में यहाँ पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। व्हाटएवर एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द इनटू अनदर, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप के अंदर ही बदला जा सकता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस केस के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहती है ना। मैं इसको आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा देती हूँ कि बेटे एनर्जी का जो मेन सोर्स है अर्थ के ऊपर वो क्या है? केवल सन है। क्या है? केवल सन है। तो जो सन हमें एनर्जी देगा वो तो निश्चित ही है, उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अर्थ के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम उस एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप पर हमारी ज़रूरत के हिसाब से चेंज ही कर रहे हैं। ठीक है ना। और बाकी जो मेन एनर्जी है अर्थ के ऊपर जो कि सन से हमें मिल रही है वो बिल्कुल निश्चित है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। When a body is thrown upwards the drop from height, the total mechanical energy, sum of the potential and the kinetic energy at each and every point of its parts remain constant. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या कोई बॉल हमारे पास में जब हम उसे नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कांस्टेंट फॉर्म के अंदर ही रहती है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से, नोट दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन the energy is fully in the form of the potential energy and the lowest point the energy is fully in the form of the kinetic energy. At all other points the energy is partial potential and the partial kinetic. देखो बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन के अंदर रखा हुआ है तो इस समय क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो है हाईएस्ट और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? बिल्कुल कम। जब इसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, जब उसे ऊपर से नीचे की तरफ डाला जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी की बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन एनर्जी है हमारे पास में वो तो निश्चित ही है, वो कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आ सकता और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यह निश्चित ही रहती है, केवल हम उसे एक रूप से दूसरे रूप के अंदर ही बदल रहे होते हैं। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में, जैसे यहाँ पर देखिए इस टॉपिक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजिशन। यदि हम कोई पेंडुलम लेते हैं, कोई सिंपल पेंडुलम हम लोगों ने लिया है, उस सिंपल पेंडुलम को लेने के बाद में कि मान लीजिए इसकी मेन पोजीशन जो थी वो तो यहाँ थी इस जगह पर। अब जब हम इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ तक लेके गए इस जगह पर और यहाँ से हमने क्या करा, उसको यहाँ से हमने इसे छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा यहाँ पर और जितनी ज़ोर से हम लोगों ने फोर्स लगाया है ये उतनी दूर तक जाएगा, ऐसे होगा। इस कंडीशन में जब ये यहाँ पर है रेस्ट कंडीशन में, तो उस टाइम में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और जितना फोर्स अप्लाई करके ये इस जगह के ऊपर आया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पर आया है ये, तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी इसकी लोअर हो गई, मिनिमम हो गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजिशन। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन की अगर हम लोग बात करें, इस जगह की मीन पोजीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अगर हम मीन पोजीशन की हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ गए ना, ये इस जगह के ऊपर, तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में एक नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज पावर। पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और
कंज्यूमिंग एनर्जी। पावर क्या है बेटा? पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। कितनी एनर्जी कंज्यूम होने से कितना वर्क हम कर सके हैं, है ना, तो वो हम लोग क्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पावर। यस स्टूडेंट, पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ द डूइंग वर्क एंड द कंज्यूमिंग एनर्जी। और पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो अगर हम लोग इसके लिए फॉर्मूला पुटअप करें तो क्या होगा? पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटे? पी से। पावर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने? पी से। तो वर्क डन, काम कितना हो गया, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वर्क को डब्ल्यू से। और टाइम टेकन, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा है टी से। टाइम को तो वैसे भी टी से, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द पावर। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल के अंदर वर्क डन आता है तब तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे पी इजिकल टू डब्ल्यू अपन टी। लेकिन अगर हमें वर्क डन नहीं देकर ये कहा जाए कि एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, दोनों बातें हो गई ना यहाँ पे, डूइंग वर्क एंड कंज्यूमिंग एनर्जी। तो डूइंग वर्क के लिए तो हम लोग क्या ले लेंगे? डब्ल्यू ले लेंगे। और कंज्यूमिंग एनर्जी के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कंज्यूमिंग एनर्जी को। देन पी इजिकल टू कैपिटल ई अपॉन टी। ओके, नाउ नेक्स्ट है, कुछ नोट्स है हमारे पास में पावर से रिलेटेड। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, द एसआई यूनिट इज व्हाट? क्या है बेटा इसकी एसआई यूनिट? ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे उसमें हमारी हेल्प करेगा। इससे रिलेटेड हमारे पास में 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। तो आप अच्छे से इस टॉपिक की तैयारी कर लें कि पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? वॉट है। 1 वॉट जो होता है 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 1 वॉट किसके बराबर बेटा? 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट, अब यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपका, व्हाट इज 1 वॉट? देन 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, और 1 वॉट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। दोनों में से जो डेफिनेशन आपको ईजिली हो जाए वो आप कर लें। 1 watt is the power when 1 joule of work is done in 1 second। और 1 किलोवाट क्या होता है बेटा? 1 किलोवाट होता है 1000 वॉट। ओके, और 1 मेगावाट क्या होता है? तो 1 मेगावाट हमारे पास में होता है 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वॉट होता है। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड द हॉर्स पावर। और दूसरा जो हम लोग इसकी यूनिट लें तो अनदर यूनिट जो होती है इसकी वो होती है हॉर्स पावर होती है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4, 5, 6 और 7, 8 जो लाइन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के अंदर हमें यूनिट नहीं दी, हमें ये बताया नहीं जाएगा कि 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास द पावर ऑफ द इंजन ऑफ कार एंड द अनदर व्हीकल इज मेजर्ड बाय यूनिट कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर विच इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। द पावर ऑफ द इंजन ऑफ कार, अगर हम कार और किसी व्हीकल के इंजन की बात करते हैं तो उसके लिए क्या मेज़र किया जाता है? हॉर्स पावर ही मेज़र किया जाता है कि ये इतने हॉर्स पावर की बैटरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। द कमर्शियल यूनिट ऑफ अ ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट। कमर्शियल यूनिट क्या होगी बेटा? किलोवाट पर आवर होती है। और इसे इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, के स्मॉल आएगा, देन डब्ल्यू जो है वो कैपिटल और एच जो होगा वो स्मॉल होगा। ओके, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance is having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपके लिए कि what is the definition of the 1 kilowatt hour। तो 1 kilowatt hour ये जो वर्ड्स हैं, है ना, जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल से ही आप लर्न कर सकते हैं कि 1 kilowatt is the amount of the electrical energy कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज 1 आवर तक जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं 1 किलोवाट आवर। तो आई होप कि जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे बेटे। आज ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।